अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने बिज़नेस एक्टिविटी चूज़ करनी है अपनी। ये दुबई में बहुत इम्पोर्टेंट है। अनलाइक कनाडा या दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पे आप एक एक्टिविटी लेके उस कंपनी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, दुबई में बहुत इम्पोर्टेंट है राइट एक्टिविटी चूज़ करना। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑफ दिस पॉइंट। बहुत से लोग मैं जानता हूँ अपने क्लाइंट्स को जो गलत एक्टिविटी चूज़ कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी चूज़ कर लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी चूज़ कर लेते हैं जो कि रिस्की होती है बैंक अकाउंट ओपन का, और बाद में उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता और उनको एक्चुअली वो एक्टिविटी चाहिए भी नहीं होती, बस वो किसी से पूछ के और या फिर वो गलत एडवाइस की वजह से वो करें। तो बिज़नेस एक्टिविटी चूज़ करें। उसके बाद आपने अपना नेम रिज़र्व करवाना होता है। नेम रिज़र्व करवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जिस भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में। मेनलैंड में आप कंपनी ओपन कर रहे हैं या फ्री जोन में कंपनी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपका पासपोर्ट है, 3 कंपनी के नाम हैं, बिज़नेस एक्टिविटी है, आप क्या करना चाहते हैं, और बिज़नेस प्लान है। कुछ फ्री ज़ोन कंपनीज़ माँगती हैं, कुछ नहीं माँगती। जो माँगती हैं वो भी सिंपल सा बिज़नेस प्लान होता है। आप नॉर्मली एआई वगैरह से जनरेट कर सकते हैं या आप अपने जो कॉर्पोरेट एडवाइज़र होगा जो आपको हेल्प कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं, वो सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस अप्रूवल होता है तकरीबन 1 हफ़्ते में। कब कुछ फ्री ज़ोन्स हैं 24 आवर्स, 2 डेज़ में भी आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन दैट। 1 दिन से लेके 1 हफ़्ते तक आपका लाइसेंस या जो कंपनी आपकी फ़ॉर्म हो जाती है। उस कंपनी में फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप ई वीज़ा लेकर उसको वर्क परमिट भी बोलते हैं, वो लेके कंट्री के अंदर एंटर होंगे और फिर आप अपना मेडिकल और बायोमेट्रिक करेंगे कंट्री के अंदर आके। उसके बाद आपकी फिर एमिरेट्स आईडी इशू हो जाएगी, वीज़ा आपका स्टैम्प हो जाएगा। अब वीज़ा एमिरेट्स आईडी लगने के बाद कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर कोई भी है, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट जो है वो टाइम लेता है, तो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल स्टेप है कंपनी की बिज़नेस एक्टिविटी बिज़नेस का नाम चूज़ करने से लेके आपका बैंक अकाउंट ओपन होने तक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में इकोनॉमिकल फ्री जोन्स भी हैं और एक्सपेंसिव फ्री जोन्स भी हैं, जिस तरह डीएमसीसी है, जाफसा है, डाफसा है। अगर हम फॉर एग्जांपल इफ्सा की बात करते हैं और एक एवरेज फ्री जोन जो कि एक अच्छा रेप्यूटेबल फ्री जोन है, वहाँ पे आपको 12,000 दिरहम्स जो कि तकरीबन 4,000 5,000 फॉर एग्जांपल कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं, उतने का लाइसेंस आ जाता है। लाइसेंस का मतलब आपकी कंपनी के फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। फिर आपने मेडिकल और एमिरेट्स आईडी की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल आपको तकरीबन 300 400 दिरहम्स जो कि तकरीबन आपके 100 200 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। और फिर इतना ही आप अपना एमिरेट्स आईडी का लगा लें, फॉर एग्जांपल 500 750 दिरहम्स जो कि तकरीबन 200 300 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। और ये आपका कंपनी फॉर्मेशन हो गई। आपका वीज़ा की कॉस्ट रेजिडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आप 2000 3000 कैनेडियन डॉलर्स लगा लें एक वीज़ा की कॉस्ट। ये सारा मिला जुला के जो तकरीबन है, उसके अलावा बैंकिंग की कोई कॉस्ट नहीं होती नॉर्मली, लेकिन आपको मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो इनिशियली जो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट है वो तकरीबन आप 20 to 25,000 दिरहम से लेके, जो कि तकरीबन 10,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं, इससे लेके 30 40,000 दिरहम्स तक बनती है। लेकिन ऑफ कोर्स दुबई का बिज़नेस सेटअप नॉर्मली एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप सीरियस बिजनेसमैन हैं और आप फॉर एग्जांपल अपने होम कंट्री में 50,000 100,000 डॉलर्स तक टैक्स दे रहे हैं, तो ये जो सेटअप कॉस्ट है ये तो पहले साल में ही आपकी रिकवर हो जाती है। और उसके अलावा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा कि मैं अक्सर एड्स देखता हूँ कि जो 5,000 दिरहम में फॉर एग्जांपल 2000 कैनेडियन डॉलर्स में दुबई में कंपनी ऊपर, ये सब झूठ है। जितने भी कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं इतने का फॉर एग्जांपल 2000 कैनेडियन डॉलर्स 3000 कैनेडियन डॉलर्स में कंपनी सेटअप हो जाती है, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं पॉसिबल। द रीज़न इज़ कम से कम वो लोग आप अपने हिडन कॉस्ट्स होती हैं, वो फिर आपको बाद में वीज़ा के लिए अलग चार्ज करते हैं, एमिरेट्स आईडी के लिए अलग चार्ज करते हैं, मेडिकल के लिए अलग चार्ज करते हैं। तो एक जो रियलिस्टिक कॉस्ट है वो तकरीबन 15,000 से लेके 25,000, बल्कि वीज़ा अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 20,000 से लेके 25 30,000 दिरहम्स तक एक रियलिस्टिक कॉस्ट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैनेडियन डॉलर बनता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, जिसमें 90% लोग स्टक होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं और फिर बैंक अकाउंट। मैं पर्सनली बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को जानता हूँ जो कि कंपनीज बना के बैठे हैं लेकिन 6 महीने उनका अकाउंट नहीं ओपन होता। तो आप दुबई में कंपनी तो बहुत ईजी बन जाती है, लेकिन बैंकिंग आजकल दुबई की बहुत मुश्किल हो चुकी है। द रीज़न इज़ क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा कंप्लायंस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हैं। अब प्रिपेयर क्या
प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए आपको? आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स कंप्लीट होने चाहिए जो कि बैंक्स में आपके पास बिज़नेस प्लान कंप्लीट होने चाहिए, आपके वेंडर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, कस्टमर्स कहाँ पे लोकेटेड है, कितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस भी बैंकर से अगर आप डील कर रहे हैं, वो बैंकर अगर तो एक्सपीरियंस्ड है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बैंकर के साथ डील कर रहे हैं जो कि सिर्फ़ अपना कोटा पूरा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपके साथ एंगेज्ड है, तो वो आपको बहुत रुलाएगा। कुछ चीज़ें मेरे ख़्याल में मैं आपको बोलूँगा जो कि जेनेरिकली लोग मिस्टेक करते हैं। नंबर 1, बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ख़्याल से चूज़ करें। सम टाइम लोग जेनेरिक बिज़नेस एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जनरल ट्रेडिंग कि कुछ भी ट्रेड करेंगे इस बिज़नेस में, हमें सब कुछ चाहिए। ये कंपनी तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी जनरल ट्रेडिंग की कंपनी, लेकिन बैंकिंग में स्टक हो जाते हैं। कुछ लोग मल्टीपल एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेते हैं जो आपस में इरेलेवेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई की फ्री ज़ोन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इमिग्रेशन की एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली और साथ ही लेट्स से रियल एस्टेट की भी हम इमिग्रेशन भी करेंगे, रियल एस्टेट भी करेंगे। वो कंपनी तो बन जाती है, लेकिन जब वो बैंक के पास जाते हैं तो वो अपने बिज़नेस एक्टिविटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका बैंक ओपन या तो नहीं होता, अगर होता है तो बहुत डिफ़िकल्टी के बाद ओपन होता है। तो अगर आप दुबई में बिज़नेस सेटअप करने का सोच रहे हैं, तो बैंकिंग के लिए स्पेशली रेडी हो और उन चीज़ों का ख़्याल रखें जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं। अब वो सवाल जो हर कैनेडियन बिज़नेसमैन पूछता है दुबई में कि मेरे कनाडा टैक्सेस का क्या होगा? या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और कंट्री में, यूके में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में, तकरीबन कॉन्सेप्ट सेम है कि मेरे होम कंट्री के टैक्स का क्या होगा? तो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप कनाडा से फॉर एग्ज़ाम्पल हैं तो दुबई मूव परमानेंटली हो गया, या फिर आप कनाडा में ही रहते हैं और दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं। तो नंबर 1 सिचुएशन में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मूव हो जाते हैं, तो फिर तो आप अपने आप को कनाडा का या जिस कंट्री में भी आपको नॉन रेज़िडेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिपार्चर टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। इसमें बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो दुबई कंपनी बना लेते हैं और वहाँ पे मूव हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी सारी टैक्स ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और वो अपना टैक्सेस फाइल करना बंद कर देते हैं और 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको सीआरए का लेटर आता है एंड देन दे गेट पैनिक। देखिए, अगर आपने दुबई मूव होना है, आप कनाडा से जा रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिपार्चर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अपने आप को सीआरए में, ये जो भी टैक्स अथॉरिटी है आपके, उसमें नॉन रेज़िडेंट डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जब आप मूव हो जाते हैं कनाडा से, अपने कंट्री से निकल दुबई में चले जाते हैं, दुबई के टैक्स रेज़िडेंट बन जाते हैं, तो वहाँ पे जो टैक्सेस है नहीं, यहाँ पे आपको फाइनल टैक्सेस वगैरह दे के उसके बाद आपको कोई टैक्सेस कनाडा में नहीं देने। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आप कनाडा में ही रहना चाहते हैं लेकिन दुबई में बिज़नेस करना चाहते हैं। आप फॉर व्हाटएवर रीज़न नहीं जाना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली ये जो ईरान की वॉर चल रही है या किसी भी रीज़न से आप कहते हैं जी मुझे कनाडा में ही रहना है। ये भी बहुत अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं कि आप दुबई में कंपनी बनाएँ और कनाडा का टैक्स लॉ और मोस्टली कंट्रीज़ का टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप उस कंपनी से, जो आपकी दुबई में कंपनी है, वहाँ से प्रॉफ़िट्स विथड्रॉ नहीं करते, सैलरीज़ नहीं लेते, डिविडेंड्स नहीं लेते, तो आपको कनाडा में कोई भी टैक्स नहीं देना। इस स्ट्रैटेजी के तहत आप अपने टैक्सेस को डेफ़र कर सकते हैं फ्यूचर तक, जब तक वो आप कंपनी सेल नहीं करते। तो अगर आप वहाँ से कोई प्रॉफ़िट्स नहीं बना रहे, उसी के अंदर रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सीआरए को कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो आप अगर दुबई में बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं कनाडा से बैठे हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंटरनेशनल स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको आपको सीरियस कंसिडरेशन देनी चाहिए अपने अकाउंटेंट से बैठ के। लेकिन ये सब पॉसिबल है और अगर अच्छा स्ट्रक्चर आप बनाएँ तो आप टैक्स की बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं कनाडा के अंदर रहते हुए भी। तो दोस्तों क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की कि दुबई किसके लिए ज़रूरी है। आप दुबई में क्यों जाना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स हैं। फिर हमने बात की कि फ्री ज़ोन वर्सेस मेनलैंड। आपको फ्री ज़ोन में कंपनी ओपन करनी है या मेनलैंड में ओपन करनी है, फ्री ज़ोन क्या होता है, मेनलैंड क्या होता है, जिसमें हमने डिसाइड किया कि 90% लोगों के लिए फ्री ज़ोन बेस्ट है। फिर सेटअप कैसे होता है, इंक्लूडिंग आप बिज़नेस एक्टिविटी डिसाइड करेंगे, कंपनी का नाम देखेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर लाइसेंस आएगा और आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर एमिरेट्स, मेडिकल, आईडी, बैंक अकाउंट, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस कितना टाइम लेता है, ठीक है। फिर प्रोसेस की टाइमलाइन के बाद हमने देखा कि बैंकिंग कैसे चलती है, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट आप कैसे ओपन करें। और फिर हमने अभी लास्ट में ये डिस्कस किया कि आपके होम कंट्री के टैक्सेस का क्या बनेगा। अगर आप कनाडा के में हैं तो कनाडा के टैक्सेस का क्या बनेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़
فالو کریں، لائک کریں، یا کسی ایسے فاؤنڈر کے ساتھ شیئر کریں جو کینیڈا میں رہتا ہے اور جو دبئی میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اپنے ٹیکسز کو آپٹیمائز کرنا چاہتا ہے، اسپیشلی وہ جس کا بزنس کینیڈین سورسڈ انکم نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ بزنس جو ایزیلی انٹرنیشنل ہو سکتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کے وینڈرز یا کسٹمرز کینیڈا کے اندر نہیں ہیں. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے فالو کرتے رہیں، اور میں ہر ہفتے پیریوڈیکلی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کے پاس ایسی ویڈیوز اور ایسا کانٹینٹ لے کر آتا رہوں.